हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 पार्ट 5 के बारे में। क्योंकि इससे पहले हम लोग 1 से 4 तक कवर कर चुके हैं पार्ट में, और इसमें बहुत सारे टॉपिक को जाने भी। और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, और इसके बाद एक रिवीजन पार्ट हम लोग करेंगे, जिसमें कि जो 1 to 5 पार्ट जो चीज़ हम लोग सीखे हैं या इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके लिए नेसेसरी टर्म होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम लोग जो लास्ट का पार्ट होगा रिवीजन पार्ट, उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक जहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किसने लॉन्च किया। फर्स्ट टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहता है, जिसके बाद जो लॉर्ड इरविन था ब्रिटिश वायसराय, वो नेगोशिएशन करने के लिए राजी हो जाता है गांधी जी के साथ। और इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो सेकंड राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुआ था और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो इंग्लैंड में होना था। ठीक है, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जिस डिमांड को रखना चाह रहे थे, जिस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कराना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स से, वो ब्रिटिशर्स उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किए। गांधी जी गुस्सा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ करके इंडिया आ जाते हैं। तो जब फिर से रीलॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो क्या उनको पहले जैसा पार्टिसिपेशन मिल पाता है, जैसा कि पार्टिसिपेशन उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिला था, या उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किए थे, जिस टाइम उन्होंने सॉल्ट मार्च किया था उस टाइम। तो डिस्कस करेंगे हम लोग, और इसके साथ और भी एक चीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग जो थे सोशल क्लास जो आपके पास है, फार्मर है, बिजनेसमैन है, लैंडलॉर्ड्स हैं, उसके बाद आपके लेबर क्लास लोग हैं, तो वो लोग किस बेस पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ और एक पॉइंट जानेंगे कलेक्टिव आइडियाज के बारे में, कि अगर आप एक नेशन बनाना चाह रहे हैं, एक नेशन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, तो कोई एक ऐसी फीलिंग आपको लोगों के बीच में डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि लोग यूनाइट हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पीपल पार्टिसिपेशन इन सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि कौन कौन से लोग जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फार्मर, क्योंकि अगर हम आज़ादी के टाइम या उससे पहले लेते हैं 1920s के आसपास, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्लास था उस टाइम वो फार्मर थे, क्योंकि आपका इकोनॉमी जो था सबसे ज़्यादा डिपेंड करता था एग्रीकल्चर पे। तो फार्मर की क्या डिमांड थी, फार्मर क्यों पार्टिसिपेट किए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो फार्मर का एक डिमांड था क्या, कि रेवेन्यू रेट जो था काफी ज्यादा हाई था, तो फार्मर चाहते थे कि रेवेन्यू रेट कम हो सके। उसके लिए फार्मर क्या करते, पार्टिसिपेट करते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फर्स्ट टाइम में। लेकिन सेकंड, क्योंकि मूवमेंट पीक पे था, फार्मर के लिए कुछ हुआ नहीं था इस मूवमेंट में, उसके बावजूद गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, तो सेकंड टाइम में पार्टिसिपेशन उनको नहीं मिल पाता उस रेशियो में जैसा वो चाह रहे थे। द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई इंटरेस्ट रेट। स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल टेक इट, एक किनका स्लोगन था, ये था आपके बाल गंगाधर तिलक का। लाल बाल पाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, तो बोला द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई इंटरेस्ट रेट। तो जो फार्मर थे वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, या जो डिफरेंट नेशनल मूवमेंट हो रहा था उसमें उनके पार्टिसिपेशन का एक मेन कॉज था कि वो हाई इंटरेस्ट रेट को अपोज कर रहे थे। इतनी ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट ली जा रही थी, प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं हो रहा था, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो एग्रीकल्चर से लॉट ऑफ प्रोडक्शन कर सके, जबकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था लैंड का वो काफी ज्यादा लगता था। तो इस बात को लेकर के फार्मर जो थे इस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट किए लार्ज नंबर में फर्स्ट टाइम में, लेकिन सेकंड टाइम में उनका पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाता है। बिजनेसमैन, अगर हम बात करें कि कोई भी मूवमेंट है तो मूवमेंट को लीड करने के लिए फंड चाहिए, और यहां तक कि 1920s के आसपास जो मूवमेंट होते हैं उस टाइम उस मूवमेंट को फंड करते थे जो इंडिया के बिजनेसमैन थे जो अभी जस्ट स्टेब्लिश हुए थे। एग्जाम्पल के लिए आप जेआरडी टाटा को ले सकते हैं, जिन्होंने 1907 में जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप किया था। जीडी बिरला को ले सकते हैं, सेठ हुकुमचंद को। तो इन लोगों का मेन फोकस था इंडियन मार्केट पे कंट्रोल करना, अपनी इंडस्ट्रीज बनाना, अपने मशीन्स, अपना फैक्ट्री रहेगा, प्रोडक्शन यहाँ पे करना चाह रहे थे। जो मोनोपोली राइट ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया का था, उस मोनोपोली राइट को हटाना चाह रहे थे
क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट था और ब्रिटिशर्स भी इंडिया पे इसीलिए कंट्रोल किए हुए थे ताकि उनको ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि फोकस कर जाती है वो अपने कंट्री के जो वॉर प्रोडक्ट थे, अपने सोल्जर के लिए क्लोथ्स बनाना, उनके लिए बुट्स बनाना या जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी उन सब चीजों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड के सोल्जर के लिए प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करती है। तो इंडिया में वैकेंट स्पेस हो गया, खाली जगह हो गया। तो भाई उस टाइम जो आपकी डिमांड तो रहेगी, इंडियंस की तो डिमांड थी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री जो थे लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किए, मल्टीपल आवर 24 आवर वर्क करते थे, काफी ज्यादा मेहनत करके वो क्या किए कि जब तक कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती तब तक ये टोटली कंट्रोल कर चुके थे। किस चीज पे? इंडियन मार्केट पे। अब क्योंकि ये भी मशीन से गुड्स बना रहे थे तो इनकी गुड्स भी कम प्राइस में लोग परचेज कर रहे थे, तो ब्रिटिश को एक बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा। सेकंड पॉइंट की बंद कर दिया जाता था, जला दिया जाता था ब्रिटिशर्स क्लोथ्स को। और जो आपके पास रिवोल्यूशनरीज थे इनको फंड कौन करते थे? तो बड़े बिजनेसमैन क्या ब्रिटिशर्स क्लोथ को नहीं आने दो, यहाँ पे जला दो ताकि इनके क्लोथ्स इजीली सेल हो जाए। तो बिजनेसमैन का पार्टिसिपेशन का मेन रीजन था कि वो मोनोपोली राइट हटाना चाहते थे ब्रिटिशर्स का और इंडिया में वो अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहते थे। द इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज कुड ग्रो देयर बिजनेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बता चुके आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी फोकस करते हैं ब्रिटेन के जो सोल्जर थे उनके वॉर प्रोडक्ट के लिए, तो उस टाइम ये बनाते हैं। They were against those बोला कि colonial policy which restricted their business activity। मोनोपोली राइट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के फील्ड में एकाधिकार जो ब्रिटिशर्स का था उससे वो हटाना चाह रहे हैं और इसलिए वो कॉलोनियल पॉलिसीज को, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी उसको अपोज करते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन आता है, द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस वाज फाउंडेड। कब फॉर्म हुआ था? 1 मार्क क्वेश्चन तो 1920 में फॉर्म हुआ था। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि साथ ही साथ एक और क्वेश्चन रहता है FICCI फुल फॉर्म और एक कब फॉर्म हुआ था, कहां फॉर्म हुआ था। FICCI द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हो गया। कब फॉर्म हुआ था? तो 1927 में फॉर्म हुआ था। कहां? मद्रास में। आपके NCERT में इसका पिक्चर भी दिया हुआ है। तो दो चीज की, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में फॉर्म हुआ था और FICCI 1927 में मद्रास में फॉर्म हुआ था। ये क्या था? तो इंडियन मर्चेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि अब यहाँ पे ट्रेड ये सब से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करते थे। इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास, क्या वर्कर क्लास CDM में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, वर्कर क्लास की अपनी एक डिमांड थी क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थे, चाहे वो इंडियन इंडस्ट्रीज हो चाहे ब्रिटिश, तो उनको कम वेजेस पे काम कराते थे। तो इनकी एक डिमांड थी उनको प्रॉपर वेजेस मिले, जो प्रॉपर फैसिलिटीज होती है वो भी उनको मिले, ठीक है। दे शोड अ ल्यूकवार्म रिस्पांस टुवर्ड CDM। ल्यूकवार्म मतलब दोनों फेवर में, कुछ लोग नहीं पार्टिसिपेट किए, कुछ लोग पार्टिसिपेट भी किए। जनरली महाराष्ट्र का जो नागपुर रीजन है, तो नागपुर रीजन वाले जो वर्कर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि छोटा नागपुर प्लेटू या इन सब रीजन में जो थे वो गांधीयन टोपी पहन करके पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि दोनों मिला जुला रिस्पॉन्स रहा वर्कर्स का CDM में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें दिखता है। एक ऐसा मूवमेंट जिस टाइम वुमेन लोगों का पार्टिसिपेशन दिखता है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। जब हम लोग सॉल्ट मार्च डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक चीज देखे थे कि लार्ज नंबर में वुमेन आती थी गांधी जी के स्पीच को सुनने के लिए। तो आप बताओ कि कौन सी वुमेन पार्टिसिपेट कर सकती है ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में? जो वर्किंग क्लास वुमेन हो वो तो नहीं कर पाएगी, मिडिल क्लास जो वुमेन हो जिनको अर्न करके खाना पड़ता वो तो नहीं करेगी। तो जनरली वो वुमेन पार्टिसिपेट की जो रिच फैमिली की थी, चाहे वो अर्बन एरिया के हो या रूरल एरिया में जो बड़े लैंडलॉर्ड की घर की लड़कियां होती थी, वो इस मूवमेंट में काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली। बोला कि मोस्ट ऑफ द वुमेन वेर हाई कास्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज एंड रिच पीजेंट्स हाउसहोल्ड इन रूरल एरियाज। बता चुके आपको कि ये बड़ी फैमिली की, बड़े कास्ट की रहती थी। कहाँ की? तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों जगह की। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किसका किसका था। कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब कि अगर आप नेशनलिज्म को डेवलप करना चाह रहे हैं, देश को एकत्रित करना चाह रहे हैं, तो कोई ऐसा सिंबल आपको रखना पड़ेगा, एलोगरी रखना पड़ेगा कि जिस बेस पे पूरा कंट्री जो है वो यूनिफाइड हो सके। तो इंडिया में एलोगरी के रूप में जैसे कि जर्मनी में जर्मेनिया,
ठीक है, फ्रांस में मरियाना। तो इंडिया में एलोगरी एक ऐसा सिंबल जिसके बेस पे इंडियंस को यूनाइट किया गया, वो भारत माता का इमेज था। क्वेश्चन भारत माता की इमेज से आता है कि भारत माता का इमेज फर्स्ट टाइम किसने बनाया, और भारत माता का जो कंप्लीट इमेज हम लोगों को देखने को मिलता है उसको किसने बनाया, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनको बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं। किस चीज के लिए इनको जाना जाता है, तो आनंद मठ एक बड़ा सा इनका बुक, एक बड़ा ही इंपैक्टफुल बुक था, और उसी से एक पॉइंट लिया गया है वंदे मातरम, जो आपका राष्ट्रीय गीत है। कौन लिखे थे, कौन क्रिएट किए थे भारत माता का फर्स्ट इमेज, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। कब किए थे, तो 1870 में। इनके साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और इनके जैसे बहुत सारे ऐसे राइटर थे जो अपने जैसे कलम के सिपाही प्रेमचंद जैसे लोग, जो कि अपने रिवॉल्यूशन कर रहे थे, लेकिन किसी से पेन से लीक करके ब्रिटिशर्स को अपोज करते थे, उनकी पॉलिसीज को अपोज करते थे, या जो बैड प्रैक्टिसेस थे उसको अपोज करते थे। उसमें से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज मिला। अब एक क्वेश्चन 1 मार्क में आता है कि साउथ इंडिया की कोई एक ऐसी आप पोएट्री, जो आपकी कोई एक ऐसी पर्सन का नाम बोलिए जिन्होंने फोकलोर को कंपोज किया, तो थी नतेशा शास्त्री। कौन थी, नतेशा शास्त्री, और ये मद्रास वाले रीजन में रहती थी, और तमिल जो फोकलोर थे उसको कंपोज किया। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नतेशा शास्त्री कुछ रिनॉन नेम है जिन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने की कोशिश की नेशनलिज्म वाले टाइम में। द नेशनलिस्ट राइटर urged the leaders to take pride in the Indians' great achievement in the past and struggle to change miserable condition। चाहे हम नेशनलिज्म यूरोप से कंपेयर करते हैं या इंडिया में देखते हैं, तो जो नेशनलिस्ट थे वो किस फीलिंग को डेवलप करना चाह रहे थे, वो अपने कंट्री से रिलेटेड फीलिंग को डेवलप करना चाह रहे थे। सिटीजन को बताना चाह रहे थे कि हमारा पास्ट जो था ग्लोरीफाई रहा, उसका अपना इंपॉर्टेंट था। उस टाइम बहुत सारे लिटरेचर दिखे, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, तो इंडियन की हिस्ट्री बता करके उनको यूनाइट करने की कोशिश की जा रही थी कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज है वो टोटली गलत है, हम लोग की पॉलिसीज पहले से ही अच्छी चली आ रही है। तो ऐसे कर करके लोगों को यूनाइट किया जा रहा था। ठीक, 1 मार्क क्वेश्चन कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बना, तो 1930 में बना। किसने बनाया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया था। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब बना था, तो 1930 में, और किसने बनाया था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जनरली महाराष्ट्र वाले रीजन में बना हुआ था। ठीक है, और इस ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज में किसी पार्टिकुलर कास्ट के ही पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हर कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। जैसे आपने क्लास 9 के सिविक्स में डिस्कस किया होगा कि 79 सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए, और 43 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। तो यही सेपरेट इलेक्टोरेट होता है कि वहां से उसी कास्ट के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उसी रिलीजन के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1937 बोला कि इलेक्शंस हेल्ड फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज। 1935 के बाद इलेक्शंस कंटिन्यू होने लगा, लेकिन उस इलेक्शन का जो ऑनरशिप था या जो कंट्रोल हम कहेंगे वो ब्रिटिशर्स के पास ही थी। ठीक है, वो कब हुआ, तो 1937 में। ये डेट है, डेट से क्वेश्चन आता है तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो पूना पैक्ट पूना के यारवाड़ा जेल में, जहां पे गांधी जी बंद थे, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो सितंबर 1932 में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अगर आप कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ये चीज बार बार आता है। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। किनके बीच में, तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। और इसी पैक्ट के बाद गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, किनको, अंबेडकर को, जबकि वो नहीं देना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि सारे जो कम्युनिटी है, क्लास है, एक साथ मिल करके रहे। अगर आप एससी एसटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिएगा तो टोटली और जो क्लास है सोसाइटी के उससे अलग हो जाएंगे। तो गांधी जी का ऐसा कोई थॉट नहीं था कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे, बट क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे, एक बड़ा प्रेशर था। ठीक है, और राउंड टेबल से सेकंड राउंड टेबल में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने उससे पहले इन्होंने नेगोशिएशन कर लिया किनके साथ, अम्बेडकर के साथ, और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, वो खत्म होता है। और इससे रिलेटेड और एक टॉपिक रहता है मैप वर्क। मैप वर्क के लिए हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप चैनल पे जा करके वीडियो देख सकते हैं। मैप वर्क के लिए जो
नियर अबाउट 10 मैप है और उसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, तो आप कंपलसरी उसको देख लीजिएगा। और इसका एक और पार्ट जो 6 आएगा, रिवीजन पार्ट, जिसमें कि पूरा चैप्टर को हम लोग एक 15 से 20 मिनट के टाइम में डिस्कस करेंगे। सो अगर पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड एसएसटी में आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या ईमेल करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए आप एसएसटी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Subscribe to the channel, activating the bell, and comment what you thought. Give like and share.